नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री क्लास 12th की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर इसकी शुरुआत करने वाले हैं। हो सकेगा तो मैक्सिमम आज के इस लेक्चर के अंदर हम 2 टॉपिक्स कवर कर लेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लेके चल रहे हैं बिगिनिंग्स। दोस्तों, टॉपिक नंबर 1 शुरुआत करने से पहले आपको ये जो ओवरव्यू या फिर जो इंट्रोडक्शन होता है ना चैप्टर का, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है मैं आपको बता देता हूँ कि जो हड़प्पन सील है ना, वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव एक आर्टिफैक्ट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें मिलता है। अब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन बोले और इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले, बात एक है दोस्तों। और ये जो हम हड़प्पन सील की जो बात कर रहे हैं, जो एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है, ये एक स्पेशल स्टोन से बनता है दोस्तों, जिस स्टोन का नाम हम कहते हैं स्टीएटाइट। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। और इस नाम से ही आपके बहुत सारे लगभग 20 क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर के इस नाम से, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये जो हड़प्पन सील है ना, ये स्टीएटाइट स्टोन के ऊपर बनाई जाती है, फिर स्टीएटाइट स्टोन से बनाई जाती है जो हड़प्पन सील्स है। और इन हड़प्पन सील्स ये हड़प्पन सील्स एनिमल मोटिव्स, साइंस, इन सब चीज़ों को कंटेन करती है। वो हम आगे फर्दर चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तब हम पूरा डिस्क्रिप्शन से इसको एनालाइज करेंगे। अब इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास एक बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक है टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स। इसके अंदर हमें इंडस वैली के बारे में ही और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बता रखा है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बार ये बात बताई थी। और जो कल्चर, ये हमारे पास जो वर्ड है कल्चर, इस वर्ड को आर्कियोलॉजिस्ट कैसे डिस्क्राइब करते हैं, देखिए। कल्चर इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। ये आपने देखा, इतना बड़ा 3 लाइन का आपको डेफिनेशन मिलती है कल्चर की। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लीजिए कि कल्चर क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल है, फाउंड टुगेदर एक साथ मिलता है, विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। ये 3 चीजें याद रख लीजिए, कल्चर की डेफिनेशन आपके पास आ जाए। ओके। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो डेफिनेशन है, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने बताई है। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट इन 3 चीजों के लिए कल्चर टर्म को यूज किया करते थे। क्लियर? अब कल्चर के अंदर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात की है, तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स कल्चर के अंदर इंक्लूड होते हैं? तो सील्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, बीड्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, वेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, स्टोन ब्लेड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, और बेक्ड ब्रिक्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर? अब ये ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सील्स हमने डिस्कस किया, बीड्स बताया, हमने वेट्स बताए, हमने आपको स्टोन ब्लेड्स बताई, और हमने आपको जो बेक्ड ब्रिक्स बताई, ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो ये हमें अफगानिस्तान में, जम्मू में, बलूचिस्तान में जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर है, और गुजरात के अंदर, इन कुछ जगहों के अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब हड़प्पा जो थी दोस्तों, वो हमारे पास फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर की गई थी। अब ये जो सिविलाइजेशन है, ये शुरुआत होती है इसकी 2600 बीसी से, और ये एंड हो जाती है 1900 बीसी। कुछ लोग इसको 2500 से 1800 लिखते हैं, कुछ लोग इसको, मतलब डेट आगे पीछे होती रहती है, 1 साल 2 साल 5 साल आगे पीछे होता रहता है, 100 साल 200 साल आगे पीछे होता रहता है। तो आपको जो एनसीईआरटी में डेट है ना, वो डेट लिखनी है, और बाकी कहीं पे भी कुछ भी डेट है इग्नोर करो। 2600 से 1900 डेट लिखनी है। अगर आपको अब कभी भी आ जाए कि इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को हमने कब डिस्कवर किया था, तो आप लिखेंगे 2600, और कब एंड हुई थी तो आप लिखेंगे 1900 बीसीई। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले भी कोई सिविलाइजेशन रही होगी, या फिर कोई कल्चर रहा होगा, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भी कोई कल्चर या सिविलाइजेशन जरूर रही होगी।
हड़प्पन कल्चर से जो पहले का कल्चर था उसको हम अर्ली हड़प्पन कल्चर बोलते हैं, और जो हड़प्पन कल्चर से लेट या फिर बाद का कल्चर था उसको हम लेट हड़प्पन कल्चर बोलते हैं। और डिस्टिंग्विश करने के लिए हड़प्पन कल्चर, अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन कल्चर को डिस्टिंग्विश करने के लिए, या हड़प्पन कल्चर को इन दोनों कल्चर से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम हड़प्पन कल्चर को मैच्योर हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। क्लियर? अब ये आप देखिए, ये आपके पास कुछ बीड्स हैं, कुछ बीड्स, वेट्स और कुछ ब्लेड्स हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान यूज की जाती थी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इनका कलर, जो इनका कलर है वो डिफरेंट है। ये रेडिश कलर की हैं, ये आपके पास ब्लैक कलर की, ये आपके पास ऑरेंज कलर टाइप की आ गई, ये आपके पास ब्राउन कलर टाइप की आ गई। तो इनका कलर और इनकी शेप भी देखिए, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो आप इधर देख सकते हैं कि इनका जो कलर है, इनका जो शेप है और इनका जो साइज है वो वेराई कर रहा है। तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सील्स या हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हमें मिले ना, उनका साइज, उनका वेट, उनका जो कलर है, उनका मतलब हर आर्टिफैक्ट में, हर वेट में, हर बीट्स में आपको डिफरेंस में देखने को मिलता है, चाहे वो छोटा सा डिफरेंस भी क्यों देखने को ना मिले। अब इस मैप को आप बाद में देखेंगे हम। सबसे पहले हम जो आज का हमारा टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारे पास आता है बिगनिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हड़प्पन कल्चर से पहले भी कोई कल्चर रहा होगा, हड़प्पन कल्चर से बाद भी कोई कल्चर रहा होगा, तो जो पहले कल्चर था उसको हम अर्ली हड़प्पन कल्चर, और जो बाद कल्चर था उसको लेट हड़प्पन कल्चर। और हड़प्पन को इन दोनों कल्चर से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने हड़प्पन कल्चर को मैच्योर हड़प्पन कल्चर नाम दिया है। तो इसमें ये बता रखा है पहली लाइन में कि मैच्योर हड़प्पन कल्चर से प्रायर यानी पहले और भी कल्चर्स रहे होंगे, और ये जो कल्चर्स है इनके अंदर जो पोट्री है वो डिस्टिंग्विश यानी अलग-अलग रही होंगी। जो एग्रीकल्चर है उसका एविडेंस और पेस्टोरलिज्म का एविडेंस भी हमें मिला हुआ है। और जो क्राफ्ट्स जो यूज़ होती थी या फिर जो क्राफ्ट बनाते थे, जैसे हमने ऊपर देखा, जैसे अभी हमने ऊपर रिसेंट पिक्चर में देखा कि आप जितने भी ये जो बीड्स हमने देखे, इन बीड्स का कलर अलग है, साइज़ अलग है, मतलब ये एक दूसरे से वराई कर रहे हैं, ये एक डिस्टिंग्विश्ड पैटर्न में बन रहे हैं। जैसे कुछ ओवल शेप में है, कुछ आपको सिलिंड्रिकल शेप में मिल गई, कुछ आपका कुछ किसी का कलर अलग है, किसी का पैटर्न अलग है। तो ऐसे आपके पास डिस्टिंक्टिव पोट्री के एविडेंस भी आपको मिलते हैं। अब इस सेटलमेंट्स के बारे में बताता है कि जो सेटलमेंट्स हैं वो स्मॉल सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलती थी, यानी कि छोटी-छोटी आपको बस्तियाँ देखने को मिलती थी। और जो लार्ज बिल्डिंग्स जैसे हम कहते हैं, जैसे जिनको हम पैलेसेस कहते हैं या फिर बंगलोज़, आज के टाइम पे बंगलोज़ कहते हैं, वो बंगलोज़ या पैलेसेस हमें उस टाइम पे देखने को नहीं मिलते थे, या फिर मिलते भी थे तो कम ही देखने को मिलते थे, लार्ज अमाउंट में नहीं मिलते। तो हम कंक्लूसिवली यही कहते हैं कि जो सेटलमेंट्स या जो बस्तियाँ थी वो स्मॉल, छोटी हमें बस्तियाँ मिलती थी, और जो लार्ज बिल्डिंग्स हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलती थी। अब अब इन सब बातों को जब हमने स्टडी किया तो हमने ये पाया कि जो अर्ली हड़प्पन कल्चर था और जो लेट हड़प्पन कल्चर था या हड़प्पन कल्चर था, उसके बीच में एक हमें ब्रेक देखने को मिलता है, क्योंकि हड़प्पन कल्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि आपको लार्ज बिल्डिंग्स भी मिलती है, स्मॉल बिल्डिंग्स भी मिलती है, मतलब हर तरह की बिल्डिंग्स मिलती है। तो और हमने पहले जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है उसमें देखा कि जो सेटलमेंट है वो स्मॉल सेटलमेंट्स थी, और लार्ज बिल्डिंग्स बिल्कुल नहीं थी, नो लार्ज बिल्डिंग्स थी। इसका मतलब जो हड़प्पन कल्चर है और जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है उसके बीच में हमें एक ब्रेक देखने को मिलता है, एक स्टॉपेज देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें जो लार्ज बिल्डिंग्स हैं और जो लार्ज सेटलमेंट्स हैं वो अराइज़ हुई हैं। अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज़। अब सब्सिस्टेंस मतलब आपके पास सब्सिस्टेंस का मतलब होता है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हड़प्पन कल्चर के लोग यूज़ करा करते थे, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था वो कुछ एरियाज़ जो कि अर्ली हड़प्पन कल्चर्स ने ऑक्यूपाई कर रखा था, उस उन सभी एरियाज़ में जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर था वो डेवलप हुआ था, और धीरे-धीरे करके वो आगे भी फैलता गया, इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान कवर करता गया। पर स्टार्टिंग की बात करें तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर अर्ली हड़प्पन कल्चर्स के एरियाज़ के अंदर ही डेवलप हो रहा था। और ये जो कल्चर है ये कुछ जो अर्ली हड़प्पन और जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ
कॉमन एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, सब्सिस्टेंस स्ट्रेटजीज भी उनके अंदर ही शामिल है। अब जो हरप्पन्स के बारे में आता है कि हरप्पन्स क्या खाते थे, तो हरप्पन्स एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट। हरप्पन्स है ना, वो प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे। हरप्पन्स प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे, जो कि जैसे कि हम फिश की बात करते हैं, तो हरप्पन्स हमें एक एविडेंस मिला कि हरप्पन्स फिश खाते थे। अब जो हरप्पन्स की डेटरी प्रैक्टिसेस थी, यानी कि डेयरी की प्रैक्टिसेस थी, उनको जो चार्ड ग्रेन्स थे और जो सीड्स यूज़ किए जाते थे, या फिर जो सीड्स और चार्ड ग्रेन्स के एविडेंस मिले, उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि जो डेटरी प्रैक्टिसेस थी हरप्पन सिविलाइजेशन की, वो कैसी थी। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई कि वो प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे, वो डेटरी प्रैक्टिसेस करते थे, ये सब जो आर्कियोबोटनिस्ट हैं हमारे, यानी कि आर्कियोबोटनिस्ट यानी जो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये प्लांट एंड एनिमल के स्पीशीज यूज़ किया करते थे, प्लांट एंड एनिमल्स को खाया करते थे, और जो प्लांट एंड एनिमल्स से के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते थे, और ये डेटरी प्रैक्टिसेस भी करते थे। तो आर्कियोबोटनिस्ट ने हमें ये सब बताया। आर्कियोबोटनिस्ट का काम होता है कि वो एंशिएंट प्लांट रिमेन्स को स्टडी करे। अब आगे चलकर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ग्रेन्स भी मिले, जैसे कि व्हीट मिला, बार्ले मिला, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। ये कुछ हमारे पास ग्रेन्स मिलते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये भी बताया कि जो मिलेट्स हैं वो गुजरात की कुछ साइट्स में पाया गया। मिलेट्स हमें गुजरात की साइट्स में मिला। अब अगर हम आगे चल के बोन्स की बात करें, एनिमल बोन्स की बात करें, तो एनिमल बोन्स हड़प्पन साइट्स के अंदर फाइंड आउट की गई। तो वो जो एनिमल बोन्स थी वो कैटल की थी। हमारे पास शिप की एनिमल बोन्स भी मिली, गोट की मिली, बफेलो की एनिमल बोन मिली, और पिग की एनिमल बोन्स मिली। और ये जो एनिमल बोन्स या एनिमल से रिलेटेड जितना भी वर्क को स्टडी करने का प्रोसेस है, वो आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है, जो कि ये भी बताते हैं कि ये एनिमल्स जो थे ये डोमेस्टिकेट किए जाते थे, यानी कि इनका पालन पोषण भी किया जाता था, जैसे आजकल हम डॉग या कैट का पालन पोषण भी करते हैं। तो ये जो एनिमल्स थे ये डोमेस्टिकेट किए जाते थे, ये हमने आर्कियोलॉजिस्ट से पता किया। हमें कुछ वाइल्ड स्पीसीज की बोन्स भी मिली, जैसे कि हमें डियर की बोन्स मिली, घड़ियाल की बोन्स मिली, और बियर की बोन्स मिली थी। और इनके अलावा हमें फिश की और फाउल की बोन्स भी मिली थी, जिससे ये पता चलता है कि इन वाइल्ड एनिमल्स को भी, या फिर इन जितने भी एनिमल्स की हमें बोन्स मिली, इससे पता चलता है कि ये एनिमल्स भी उस टाइम पे ईटिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते थे। अब आगे हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात करते हैं। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज में सबसे पहले ग्रेन मिलता था। अब हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें, तो ग्रेन के फाइंड्स से हमें ये पता चल जाता है कि उस टाइम हड़प्पन्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी ध्यान दिया करते थे, वो एग्रीकल्चर भी किया करते थे। और जो सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर की जो रिप्रेजेंटेशन है, उनसे हमें ये पता चला कि जो बुल था वो उस टाइम पे नॉन था, बुल भी उस टाइम पे यूज़ किया जाता था। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि ऑक्सन प्लोइंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। और टेराकोटा मॉडल्स, जो प्लो के हमें टेराकोटा मॉडल्स मिले, चोलिस्तान और बानावली, जो कि हरियाणा में है। अब इन दोनों साइट से हमें जो टेराकोटा मॉडल्स मिले प्लोइंग के, उनसे हमें ये पता चला कि प्लोइंग उस टाइम पे की जाती थी। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने दोस्तों जो प्लॉट फील्ड थे उनके भी एविडेंस फाइंड आउट किए, स्पेशली जो कालीबागन जो कि राजस्थान के अंदर सिचुएटेड था, उधर से आर्कियोलॉजिस्ट ने प्लॉट फील्ड के एविडेंस भी प्राप्त किए। आप ऊपर मैप में देख सकते हैं, ये इस मैप में आप देख सकते हैं, ये आपके पास बनावली है, ये आपके पास कालीबागन है। ये कालीबागन आपके पास राजस्थान में है, और ये बनावली आपके पास हरियाणा में है। ये जो प्लॉट फील्ड के एविडेंस हमें मिले, ये जो अर्ली हड़प्पन लेवल्स था उनसे रिलेटेड थे ये एविडेंस। अब हमें कुछ ऐसी साइट्स भी मिली जो कि सेमी एरिड एरियाज के अंदर लोकेटेड थी, जहाँ पर इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन मस्ट था, इरिगेशन नेसेसरी था। और हमें कुछ कैनाल्स के ट्रेसेस भी मिले हरप्पन साइट्स ऑफ सोर्तुगाई के अंदर, जो कि अफगानिस्तान के अंदर लोकेटेड थी। उधर हमें कैनाल्स के ट्रेसेस भी मिले, जिससे इरिगेशन करना ईजी हो गया, और हमें पता चल गया कि कैनाल्स भी यूज़ की जाती थी इरिगेशन के लिए। अब जो वाटर था जो वेल्स से निकाला जाता था, उस टाइम पे वेल्स भी फाइंड आउट किए गए, और जो वाटर वेल्स से निकाला जाता था उसको भी इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, और वाटर रिजर्वर्स भी बनाए गए थे, जो कि धोलावीरा गुजरात के अंदर हमें मिले थे।
और ये जो वाटर रिजर्वायर्स हमें मिले ये वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते थे, जो कि एग्रीकल्चर के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाता था, क्योंकि एग्रीकल्चर में इरिगेशन बहुत नेसेसरी होता था। हमने डिस्कस किया कि सेमी एरिड लैंड्स में एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है और एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो वाटर रिजर्वोयर्स थे ये वाटर स्टोरेज के लिए हेल्पफुल थे। इसका मतलब ये वाटर रिजर्वोयर्स एक एग्रीकल्चर के लिए मेन मीडियम बना करते थे, और वाटर रिजर्वोयर्स भी बहुत एक इम्पोर्टेंट सोर्स थे एग्रीकल्चर के लिए। तो हमने आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया सबसे पहले टर्म्स, प्लेसेस एंड टाउन्स के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। फिर हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने जो कल्चर की डेफिनेशन बताई है, फिर कल्चर को किस तरह यूज़ किया, कल्चर टर्म को, उसके बारे में बताया कि कल्चर को आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तरह यूज़ किया कि कल्चर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल है, और वो एक साथ मिलते हैं, यानी फाउंड इन टुगेदर विद इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। एक ही जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हमें वो सारे जो कल्चर या डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं, और एक ही पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमें वो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो उन डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को हम कल्चर कहते हैं। फिर हमने उन ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स के कुछ नाम बताए, जैसे सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक्ड ब्रिक्स हमें मिले, जो कि एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं। फिर हमने ये देखा कि कल्चर के अंदर जो हमें ऑब्जेक्ट्स मिले वो हमें अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और कुछ गुजरात के रीजन से फाइंड आउट किए गए, और आखिरी में हमने देखा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो 2600 से लेकर 1900 बीसीई तक हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड माना जाता है। पर अगर आप बाकी डीपली एनालाइज़ करेंगे और बाकी बुक्स को भी स्टडी करेंगे तो ये जो टाइम पीरियड है ये एक्यूरेट नहीं है। कई बुक्स में या फिर कई लोग बताते हैं कि 2500 से 2800 भी था, 2500 से 2000 भी था, ऐसा कुछ टाइम पीरियड भी बताते हैं। मतलब 100, 200, 500 साल का आपको आगे-पीछे मिल जाता है, उसका कोई रीज़न नहीं है। पर एनसीईआरटी में जो टाइम पीरियड दे रखा है ना, आपको वही लिख के आना बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर। हमने फिर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि बिगिनिंग्स था, उसके बारे में डिस्कस किया, और उसके बारे में देखा कि हमने मैच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले भी हमारे पास कुछ कल्चर्स इमर्ज हुए, जिनको हम अर्ली हड़प्पन कल्चर्स बोला करते हैं, जिनके अंदर हमारे पास डिस्टिंक्टिव पोएट्री, एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म और क्राफ्ट के एविडेंस मिले। फिर हमने देखा कि ये जो कल्चर हमें अर्ली हड़प्पन कल्चर्स के अंदर सेटलमेंट्स मिली, वो छोटी सेटलमेंट्स थी, छोटी बस्तियाँ थी, और कोई लार्ज बिल्डिंग्स हमें नहीं मिली थी। फिर हमने देखा कि हड़प्पन कल्चर के अंदर लार्ज बिल्डिंग्स भी है और लार्ज सेटलमेंट्स भी है। इसका मतलब जो अर्ली हड़प्पन कल्चर है और वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, उनके बीच में एक ब्रेक देखने को मिलता है हमें। और हमने नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक हमने डिस्कस किया सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर हमने प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस किया कि हमने पहले देखा कि हरपन्स वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया करते थे, जैसे फिश को वो बहुत हाईली लेवल पे कंज्यूम किया करते थे। फिर हमने देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने चार्ड ग्रेन्स और सीड्स के फाइंड्स के ऊपर हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने ये फाइंड आउट किया कि डेटरी प्रैक्टिसेस को हरपन्स प्रैक्टिस किया करते थे। फिर हमने ये देखा कि ये जो एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं, और ये जो चार्ट ग्रेन्स और सीड्स की डिस्कवरी है, ये आर्कियोबोटनिस्ट के द्वारा की गई, जो कि स्पेशलिस्ट है एंशिएंट प्लांट रिमेन्स की। फिर हमने देखा कि जो ग्रेन्स हड़प्पन साइट्स के अंदर फाउंड किए गए उनमें से कुछ है व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सेसम, और मिलेट्स वो भारी मात्रा में हमें गुजरात के अंदर मिले। फिर हमने कुछ एनिमल बोन्स के बारे में डिस्कस किया कि कैटल, शीप, गोट, बफेलो और पिग के हमें एनिमल बोन्स मिले, और ये जो एनिमल बोन्स की स्टडी है ये आर्कियोजूलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई थी, और इन्होंने ये बताया था कि जो एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट भी किया जाता था। फिर हमें कुछ वाइल्ड स्पीसीज की बोन्स भी मिली, जैसे बियर, डियर और घारगिल की हमें बोन्स मिली थी, और फिश और फाउल की बोन्स भी हमें मिली थी। और इन बोन्स से हम ये पता कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता चला था कि एनिमल्स को भी कंज्यूम किया जाता था हरपन्स के द्वारा। नेक्स्ट हमने सब टॉपिक डिस्कस किया एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, जिसके अंदर हमने ये बताया कि जो एग्रीकल्चर है वो काइंड्स ऑफ ग्रेन्स को इंडिकेट करता है, और जो सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर के अंदर रिप्रेजेंटेशंस हमें मिली, उससे हमें ये पता चला कि जो बुल है वो जाना जाता था, वो पहचाना जाता था, और ऑक्सन प्लॉइंग के लिए यूज़ किया जाता था। ऑक्सन एक मेन मीडियम था प्लॉइंग का। फिर हमें टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो भी मिले, चौलिस्तान और बानावली, जो कि हरियाणा के अंदर है। इन 2 साइट से हमें प्लॉइंग के टेराकोटा मॉडल्स भी मिले, और आर्कियोलॉजिस्ट ने प्लॉड फील्ड को भी
फाइंड आउट किया कालीबागन जो कि राजस्थान के अंदर है। उधर आपको मेजर प्लॉड फील्ड्स आपको मिले जो कि अर्ली हड़प्पन लेवल्स के साथ एसोसिएटेड थे। फिर हमने देखा कि एक फील्ड के अंदर आपके पास टू सेट्स ऑफ फूरोज है जो कि राइट एंगल्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल्स पे हैं। और फिर हमने ये देखा कि जो मोस्ट हड़प्पन साइट जितनी भी हड़प्पन साइट्स थी वो सारी की सारी मोस्टली सेमी एरिड एरियाज के अंदर, सेमी एरिड लैंड्स के अंदर लोकेटेड थी, जहाँ पर इरिगेशन मस्ट था एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए और एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए। तो इरिगेशन भी किया जाता था, हमें इससे ये पता चला। और अब फिर हमने ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स भी फाइंड आउट किए गए। शोरतुगाही अफगानिस्तान के अंदर है, उस जगह से हमें कैनाल्स के ट्रेसेस में मिले, जिससे ये पता चल जाता था कि कैनाल्स भी यूज की जाती थी इरिगेशन के लिए। अब फिर हमें वाटर जो कि वेल्स से निकाला जाता था वो भी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था। और जो वाटर रिजर्वॉयर्स थे जो कि हमें ज्यादातर धोलावीरा गुजरात के अंदर मिले, वो वाटर स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था, जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए सेमी एरिड लैंड्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो ये आज का लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया। अगले लेक्चर के अंदर हम मोहनजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड पढ़ते रहिएगा। ये जो दो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए, इन दो टॉपिक्स को आप जरूर रीड करें। मेरी आशा है कि ये जो दो टॉपिक आपको पढ़ाई अच्छी तरह आपको क्लियर हो गए होंगे। मेरी वीडियो से आपको अच्छी तरह ये दो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब आप ये देख सकते हैं जितना भी मैंने पढ़ा है इनमें मैंने कुछ बॉक्सेस हैं हमारे पास, जो कुछ बॉक्सेस मिले, जैसे हमें जो मैप हुआ ना उसके साथ में एक बॉक्स मिला, उसको हमने छोड़ दिया, उसको हमने इग्नोर किया। उस बॉक्स को आप जरूर पढ़े, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा। जैसे बीपी और बीसीई और सीई के बारे में बता रखा है, और आखिरी में एक सी डॉट के बारे में भी बता रखा है। बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि जो आज चल रहा है उससे पहले का जो टाइम पीरियड है, यानी आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं बीपी के अंदर। बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, जो कॉमन एरा जिसको हम कहते हैं उससे पहले की जो टाइम पीरियड है उसको हम बीसी कहते हैं। सी यानी कॉमन एरा, जो कॉमन एरा डिस्क्राइब किया जाता है उसको हम सी कहते हैं। अब सी डॉट एक लैटिन वर्ड सिरका का शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं। मतलब अगर हमें अप्रोक्सीमेटली यानी करेक्ट डेट नहीं पता तो हम उस डेट के या फिर उस टाइम पीरियड के आगे सी डॉट लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेट। फिर नेक्स्ट के लिए हमने ये बॉक्स छोड़ दिया जिसमें अर्ली हड़प्पन एंड मैच्योर हड़प्पन कल्चर्स के बारे में बता रखा है। ये बॉक्स भी आप अच्छी तरह रीड करें। हो सकेगा तो मैं एक शॉर्ट या एक अगला लेक्चर भी जरूर इस बॉक्स को कंटेन करूँगा। उसके बाद हमने ये जो मैप छोड़े हैं जितने भी, इन मैप्स को भी हम एक अलग से लेक्चर के अंदर मैप वर्क का एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। जैसे ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा तो उस मैप वर्क को भी हम कवर करेंगे, जितने भी मैप्स है सारे मैप्स कवर करेंगे। फिर हमने एक सोर्स वन आता है, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, इसको भी छोड़ दिया। पर छोड़ा इस पर्पज से था कि हम सोर्स जितने भी चैप्टर के जितने भी सोर्स हैं उन सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड